नमस्कार, गुड इवनिंग। रात 9 बजते दिन भर की तमाम अहम खबरों को डिकोड करने के लिए एक बार फिर हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। क्योंकि खबरें केवल उतनी नहीं जितनी आपने देखी सुनी, बल्कि हर खबर के पीछे एक असल खबर भी छिपी है, और इसे हम करते हैं इस बुलेटिन में डिकोड। तो शुरुआत करते हैं खबरों के महा बुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z की। और आज सबसे पहले विरोध की कुछ तस्वीरें आपने जरूर कहीं ना कहीं किसी माध्यम पर देखी होंगी। केंद्र सरकार एक नई योजना लाई है सेना में भर्ती की, नाम दिया है अग्निपथ। लेकिन इसके विरोध में देश भर में कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। बिहार से चिंगारी उठी, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों तक फैल गई। देश की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का युवा विरोध कर रहे हैं। बिहार के जहानाबाद जिले से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब अन्य राज्यों तक फैल चुका है। आज कई इलाकों में आगजनी, पत्थरबाजी हुई। युवाओं के मुताबिक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पार कर चुके हैं, लेकिन 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही, जिससे उनका भविष्य अब खतरे में है। तो हमारी मांग यही है, एक तो टूर ऑफ ड्यूटी का विरोध करते हैं और उम्र में आज 2 साल की जो हमारी वो नुकसान हुआ है, हमें उसमें छूट दी जाए और 23 साल का जो क्राइटेरिया उसको बरकरार रखा जाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी 200 से ज्यादा छात्रों ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया है। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी हुई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अग्निपथ योजना वापस ली जाए। तो अव्वल तो इस योजना के बारे में सबको बहुत जानकारी नहीं है, क्योंकि योजना नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने सबको और ज्यादा लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से जिस अग्निपथ योजना को लॉन्च किया, आप भी ये विचार करें कि आखिर हजारों युवा सेना में जाने के इस अवसर को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। इस बात को हम डिकोड करते हैं। अग्निपथ योजना के तहत देश की तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती की जानी है। योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को सेना में भर्ती का अवसर मिलेगा। भर्ती किए गए जवानों में से सिर्फ 25% को सेना में आगे नौकरी में बहाल रखा जाएगा। लेकिन विरोध इसी बात पर है कि बाकी 75% युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद बाहर होना पड़ेगा। रिटायर्ड युवा आखिर क्या करेंगे, ये सवाल उठा रहे हैं आज के यूथ जो विरोध कर रहे हैं। 4 साल की नौकरी में 6 महीने की ट्रेनिंग बीत जाएगी। क्या 3.5 साल की ट्रेनिंग वाला अग्निवीर देश की सुरक्षा के काबिल होगा, यह भी एक सवाल। चलिए, इन सब के अलावा बीते 2 साल से सेना में भर्तियां अटकी पड़ी हैं। युवा ये कहते हैं जो सड़क पर उतरे हैं कि वो फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके हैं, लेकिन भर्ती आगे बढ़ नहीं रही और ऐसे में वो ओवर एज हो रहे हैं। नतीजा प्रदर्शन के तौर पर सारे देश में हमने एक विरोध का बवंडर देखा है। अब ये फैलता है, सिमटता है, या फिर इस पर राजनीति होती है, आने वाले दिन बताएंगे। खबर रायपुर से। कांग्रेस मुख्यालय में लाठीचार्ज का विरोध हुआ। पार्टी के नेता, विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन इसके विरोध में किया। कांग्रेस ने राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज राजधानी रायपुर में पार्टी के नेता और विधायक सड़क पर उतरे, शहर के अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन का नेतृत्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने किया। ईडी हो, सीबीआई हो, अन्य संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, तो हमारी मांग है इस संस्थाओं का राजनीतिक दुरुपयोग ना करे, केंद्र सरकार को निर्देशित करे, हमारी मांग है। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसके पीछे आरएसएस और पीएम मोदी का हाथ होने की बात कही। राहुल से पूछताछ के विरोध में कल भी कांग्रेस पार्टी जिलेवार प्रदर्शन करने वाली है। तो विरोध एक तरफ, लेकिन राहुल गांधी से 3 दिन तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। कल एक बार फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर जाना होगा। कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। आखिर कांग्रेस इसके जरिए क्या जताना चाहती, डिकोड करते हैं। कांग्रेस दरअसल राहुल गांधी से इस पूछताछ के मामले को एक देशव्यापी आंदोलन का आधार बनाना चाहती है। कांग्रेस का टारगेट है कि वो राहुल गांधी को 2024 में मोदी के एक स्ट्रांग विकल्प के तौर पर पेश करें। इन प्रदर्शनों के जरिए कांग्रेस की मंशा इसी तरफ नजर आती है कि मोदी सरकार को विपक्षियों पर अत्याचार करने वाली एक इमेज के तौर पर भी सिद्ध कर सके। चलिए, ये बात हो गई कि कांग्रेस क्या चाहती, लेकिन हकीकत तो यह है कि राजनीति में 2 साल का वक्त काफी बड़ा होता है। आने वाले 2 साल में केंद्र के पास में भी कई विकल्प होंगे। कांग्रेस भी जाहिर तौर पर चुप नहीं बैठेगी। कौन कितना असर छोड़ेगा, ये जनता इन्हें आप तय करेंगे।
अब बात उस मुद्दे की जो अभी से असर दिखा रहा। देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत है। पेट्रोल पंपों को पेट्रो कंपनियां पर्याप्त स्टॉक नहीं दे रही और इस वजह से पेट्रोल पंप में लंबी कतार है। क्या इसकी वजह है, जानें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्य पेट्रोल डीजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई राज्यों के हजारों पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। पेट्रोलियम डीलर्स का दावा है कि बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई घटा दी है। बीते दिन राजस्थान से खबर आई थी कि यहाँ डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से 1000 से ज्यादा पेट्रोल पंप सूख गए। पंजाब में भी कई पंप के बंद होने की खबरें आई। कई शहरों में ईंधन का संकट बन गया है। बात छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की करें तो राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल की कमी महसूस होने लगी है। मध्य प्रदेश में 1000 पेट्रोल पंप सूखे पड़े हैं। पंप के जो ओनर्स हैं उनसे बात कर रहा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी लोगों को पेट्रोल की आपूर्ति हो। ईंधन की कमी का ठीकरा विपक्ष सरकार पर फोड़ रहा है। सरकार बचाव की मुद्रा में और इस बीच आम जनता फिर परेशान है। तो अब सब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अचानक से पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज का कारण क्या है। डिकोड करते हैं इसको। इसकी प्रमुख वजह है केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करना। राहत आप लोगों को मिली। पिछले महीने 21 मई को केंद्र सरकार ने तेल के बढ़ते दाम से आमजन को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया। एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल डीजल की आपूर्ति करने में तेल कंपनियों को घाटा होने लगा और इसीलिए अब उन्होंने इसका विकल्प ये चुना कि वो अपनी सप्लाई घटा दें। एक मीडिया रिपोर्ट यह दावा करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ने के दबाव में सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत में अब इजाफा नहीं कर सकती और इसी वजह से जानबूझ करके हम कह सकते हैं कि तेल सप्लाई कम करके इस घाटे से उबरने का एक मकसद है, एक प्रयास इसमें दिखाई पड़ रहा है। जानबूझकर तेल सप्लाई कम करके इस घाटे को थोड़ा कम किया जा रहा है। अब एक ऐसी खबर जो थोड़ा सा सुकून आपको दे सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से नक्सल प्रभावित बस्तर में सालों से बंद स्कूल एक बार फिर शुरू हुए। ये तस्वीरें भले ही देश के किसी अन्य राज्य और इलाके के लिए आम तस्वीरों की तरह हों, पर बस्तर के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं, क्योंकि सलवा जुड़ूम के दौरान माओवादियों ने नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में सैकड़ों स्कूलों को जमींदोज कर दिया था और अब की बार नए शिक्षा सत्र में 260 ऐसे स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया। शुरुआत में शिक्षा के लिए पोटा केबिन जरूर शुरू किए गए थे, लेकिन गांव में अपने परिवार के साथ रहकर पढ़ना काफी मुश्किल था। ऐसे में सैकड़ों छात्र प्राथमिक शिक्षा से वंचित हो रहे थे, लेकिन अब इन स्कूलों के गाँव में शुरू हो जाने से छात्रों को गाँव के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर 17 साल बाद बस्तर के अति संवेदनशील स्कूलों में फिर से शिक्षा रूपी दीप प्रज्वलित होगा। तो छत्तीसगढ़ का बस्तर अति संवेदनशील इलाका और 260 स्कूल यहां एक साथ खोले गए जो सालों से बंद थे। लंबे समय तक जिंदगी जहां खौफ के साए में रही हो, वहां अब सूरत बदल चली है और ऐसे में सालों से इन बंद स्कूलों को खोलने का फैसला निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। रौनक जिस तरह की दिखी पहले दिन, जरा इसको भी डिकोड कर लें। दरअसल नक्सल प्रभावित बस्तर में बंद पड़े स्कूलों को खोलने का क्रम शुरू हुआ है। शुरुआत हुई है 260 स्कूलों से। फैसला हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। यह साफ संकेत है कि इलाके की सूरत बदल रही। खौफ अब जो है समाप्त हो रहा, बादल हट रहे हैं खौफ के, उम्मीद बढ़ रही। यानी कुल मिलाकर क्षेत्र में विकास का रंग असर दिखा रहा है और यही तो सरकार चाहती है कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि इस इलाके में अब शांति है और विकास रफ्तार पकड़ रहा है। और ऐसे में दमदार और लगातार प्रयासों की जरूरत निश्चित तौर पर दिखती। उधर एक चिंता भी है जो बच्चों से ही जुड़ी है। एक तरफ अच्छी खबर तो दूसरी तरफ एक चिंता की बात। भोपाल में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया। 2 दिन पहले 30 बच्चों को पुलिस ने बैरागढ़ रेलवे स्टेशन से बरामद किया था। बाल आयोग ने इस मामले की गंभीरता से जांच की तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस मदरसे में बच्चों को तालीम देने बिहार से लाया गया था, उस मदरसे का किसी तरह का कोई पंजीयन नहीं, न मदरसा बोर्ड में न किसी रजिस्टर्ड शैक्षणिक संस्थान के तौर पर। लिहाजा बाल आयोग ने पुलिस कमिश्नर को 10 बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया। 15 और 1 में 20 बच्चे यानी लगभग 35 बच्चे और पाए गए हैं। वो सभी लगभग पूर्णिया और मधुबनी जिले के हैं। हैरानी ये कि स्टेट मदरसा बोर्ड में
कोई स्थानीय छात्र नहीं था। ये मदरसे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के नाम पर खोले गए। बिना किसी मंजूरी के आवासीय हॉस्टल भी चल रहा था। कांग्रेस इसे पुलिस की बड़ी नाकामी बताती है, वहीं सरकार इस पर जांच की बात कह रही। किसी भी मदरसे में जिसमें कि बच्चों को लेकर सही जानकारी नहीं है, उस विषय में पूरी जांच करेगी। बड़ी बात यह कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का दावा करने वाले इन मदरसों में बच्चों को महज धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। तो बच्चों की ट्रैफिकिंग यानी उनकी तस्करी बहुत ही गंभीर संगीन मामला है। देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के केसेस थमते नहीं हैं। सवाल यह उठता है कि एमपी सरकार को ऐसे में किस तरह के कदमों की दरकार। डिकोड कर लें जरा इसको। इस घटना के मद्देनजर अब प्रदेश में चलने वाले सभी मदरसों की जांच होनी चाहिए, यह साफ दिख रहा है। गैर पंजीकृत संस्थानों जिसमें स्पेशली मदरसों पर कार्रवाई तय की जानी चाहिए। मदरसों का समय समय पर निरीक्षण भी अवश्य किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी और संस्थाएं जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनऑथराइज तरीके से चल रही हैं, उनका भी इंस्पेक्शन वक्त वक्त पर होना चाहिए। चलिए, खैर ये भविष्य की बातें कि क्या होना चाहिए, और जो मामला अभी सामने आया उस पर सख्ती से सख्त एक्शन हो, ये अभी लोगों की पहली डिमांड। अगली खबर रायपुर की, और इसमें भी सख्त कार्रवाई की मांग है। मुआ इलाका है रायपुर का, जहां अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। विरोध में बजरंग दल समेत दूसरे संगठन पहुंचे, सड़क पर उतरे। पुलिस ने जैसे तैसे मामला शांत किया। रायपुर के मोआ स्थित हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को देर रात अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया। सूचना के बाद भक्तों की भीड़ मंदिर परिसर में जमा हो गई। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मूर्ति को खंडित किया गया है किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा। 3 दिन के अंदर में अपराधी अगर नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन होगा। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने खंडित मूर्ति का विसर्जन करवाया और फिर हनुमान जी की एक नई मूर्ति स्थापित की गई। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं शर्मनाक कही जाएंगी। उम्मीद पुलिस से है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे। तो पूरे देश में साहब इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इसमें इस घटना को डिकोड करने के बजाय हम यहां पर एक डायरेक्ट मैसेज देंगे। ये मैसेज दोनों वर्गों के लिए, एक तो पुलिस के लिए कि वो फौरन इस पर एक्शन ले, सारे दोषी पकड़े, उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे, और दूसरा आम लोग आप हम इस तरह का माहौल बिगाड़ने या ऐसे माहौल का फायदा उठाने के लिए कोई भी अगर अफवाह हो उस पर कतई आप ध्यान ना दें, बल्कि सूचना दें पुलिस को, ताकि वो हरकत में आकर काम करें। वैसे अगर बात पुलिस की चली है तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बिरझर में पुलिस के ऊपर एक आरोप लगा। पुलिस पिटाई में एक युवक की मौत हो गई। विरोध में सड़क पर लोग उतरे, परिजनों ने प्रदर्शन किया और कई गंभीर आरोप लगाए। शव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई में युवक की मौत हो गई। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस ने शव का पंचनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद परिजनों का गुस्सा लंबे समय तक शांत नहीं हुआ। कुछ गणमान्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद परिजन शांत हुए। इसमें जो भी विधिवत पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा रहा है, और मृत्यु का कारण जो है पोस्टमार्टम और बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया। आरोपों के मुताबिक 10 जून को बिरेझर पुलिस ने लोकेश्वर साहू को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन मृतक के बेटे ने छेड़छाड़ के आरोपों को फर्जी बताया। और मेरे पापा को इतना मारा है, पुलिस थाना में छेड़छाड़ के मामले में ले गए, और वो छेड़छाड़ नहीं है, उसको फंसाया गया है। पुलिस पिटाई में गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद लोकेश्वर को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 15 जून को उसकी मौत हो गई। तो मामला एकदम साफ सीधा दिखता है। पुलिस पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अक्सर इस तरह के केसेस पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पाता। आखिर क्या दिक्कत है, डिकोड करते हैं। पुलिस हिरासत में पिटाई से मौत के मामले की जांच में अक्सर लीपापोती होती। मामले की जांच पुलिस वाले ही करते हैं और ऐसे में आरोपी पुलिसकर्मी अक्सर बच जाते हैं। मृतक का पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होना, कमजोर आय वर्ग से इनका आना, खर्चीले कानूनी जो पचड़े होते हैं इसमें ना पड़ना, यह भी एक वजह है। पुलिस कई बार मृतक के परिजनों के ऊपर बाद में जाकर किसी भी तरह से दबाव भी डालती है। ऐसे भी कई प्रकरण। लेकिन एक बात तय है साहब, जो गलत है सो गलत है। जो गलत हुआ है उस पर एक्शन होना चाहिए। धमतरी के इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता दिखती है।
पर कितनी होगी और क्या दोषी बख्शे जाएंगे या उन पर सख्त एक्शन होगा, ये देखेंगे हम। अब बात और एक प्रोटेस्ट की। पिछले 117 दिनों से धरने पर बैठे प्रदेश भर के अस्थायी स्कूल सफाई कर्मी आज सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। क्या इनकी मांग है, जानते हैं। आज गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल खुल गए, लेकिन स्कूल खुलते ही अंशकालीन सफाई कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। ये सफाई कर्मी पिछले 117 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे सफाई कर्मियों की मांग है कि सरकार इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी घोषित करे। कहने को भले इनकी ड्यूटी महज 2 घंटे की हो, लेकिन स्कूल में उन्हें रोजाना 6 घंटे काम करना पड़ता है। 117 दिनों से प्रदर्शन के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई, तो आज रायपुर में रैली निकालकर सप्रे शाला मैदान पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया। वहीं कर्मचारी संघ की तरफ से घोषणा की गई कि जब तक उनकी मांग न मानी जाएगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। अक्सर आपने देखा होगा स्थायी अस्थायी कर्मचारी प्रदर्शन करते रहते हैं, जिनकी मांगें अलग अलग होती हैं, लेकिन उनके हित में 1-2 मुद्दे ही हैं। इस बार सफाई कर्मचारियों की बात है, इनकी समस्या क्या है, निदान इसका क्या हो सकता है, इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। सबसे बड़ी समस्या मानदेय को लेकर है। सफाई कर्मियों को बहुत कम तनख्वाह मिलती है। दूसरी बात अस्थायी होने को लेकर के, यानी एक उम्र के बाद उनका भविष्य क्या होगा, ये चिंता उस वर्ग को भी है। स्थायी होने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिल सकता है। अब इसका निदान क्या निकलता है? निदान निश्चित तौर पर बातचीत से निकलेगा। बातचीत कब होगी फिलहाल पता नहीं, लेकिन इस पर गंभीरता से विचार बनता है। खैर, हर समस्या अगर है तो समाधान भी है, लेकिन उसके लिए आपको सार्थक प्रयासों की आवश्यकता है। तो ऐसे सार्थक प्रयास क्या और कब कितने होते हैं देखना होगा। मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए सीएम राय स्कूल खोलने का फैसला हुआ, लेकिन वहां के टीचर्स को निर्देश के उलट इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जा रहा है। यह नजारा जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय का है, जहां चुनाव ड्यूटी में लगाए गए शिक्षक दुहाई दे रहे हैं कि वो स्कूल में पढ़ाएं या चुनाव में ड्यूटी करें। बीते दिनों लोक शिक्षण संचालनालय ने एक लिखित आदेश जारी कर साफ कर दिया था कि सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। मेरी सीएम राइज स्कूल में पदस्थ होने के बावजूद भी जिला पंचायत में पनागर विकासखंड में भी ड्यूटी लगी है और जबलपुर नगर निगम के पंचायत में नगर निगम के लिए पार्षद में भी ड्यूटी लगी है। हैरानी ये कि सीएम राय स्कूल के टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी खुद डीईओ ने लगाई है और अब वही इस पर सफाई भी दे रहे हैं। खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी शासन के निर्देशों और स्कूल में शिक्षकों की जरूरत को लेकर कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप इस मामले से लगा सकते हैं। तो एक तरफ तो सूबे में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सीएम राय स्कूल खुल रहे हैं। आदेश भी आपको याद होगा, जिसके तहत स्कूलों में नियुक्त टीचर्स को केवल शैक्षणिक कार्य तक सीमित रखने की बात थी। लेकिन क्या इन आदेशों का वाकई सीरियसली पालन हो रहा है? कम से कम जबलपुर में तो नहीं हो रहा। यहाँ डीओ शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी में लगा रहे हैं। अब इस पूरे प्रकरण को भी जरा समझें, डिकोड करते हैं। बीते दिनों लोक शिक्षण संचालनालय ने एक लिखित आदेश दिया था, जो स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि सीएम राइज स्कूलों के जितने भी शिक्षक हैं उनको किसी चुनावी ड्यूटी में न लगाया जाए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने एक नहीं बल्कि 2 जगह ड्यूटी लगा दी। हालांकि शिक्षा के मसले पर सूबे के सीएम शिवराज ये कई दफा चिंता जाहिर करते हुए कह चुके हैं कि शिक्षक वही काम करें। यही कारण है कि स्तर बेहतर बनाने के लिए इस तरह के स्कूल और इस तरह की सारी कवायद पर एक बार फिर एक संदेह पैदा होता है कि ऐसे में कैसे काम होगा। चलिए, इस वाकये ने विभागीय अधिकारियों की गंभीरता को एक बार फिर उजागर किया, या मजबूरी भी आप इसकी कह सकते हैं। अब एक मजबूरी जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी। हमारे यहां पेट्रोल डीजल की किल्लत है, लेकिन वहां तो साहब अजब ही स्थिति है। एक और श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो पाकिस्तान के हालात भी बेहद चिंताजनक है। पाकिस्तान में डीजल के दाम में 59 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर, तो पेट्रोल में 24 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई। और इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 233 रुपए 89 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 263 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के साथ पाकिस्तान में केरोसिन और बिजली की कीमत भी बेतहाशा बढ़ चुकी है। इस संबंध में जारी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों पर 120 अरब रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के लिए पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसद्दक मलिक ने पिछली इमरान खान सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
तो पाकिस्तान के पेट्रोल डीजल के दाम सुनकर आपको थोड़ी सी राहत महसूस हो सकती है, लेकिन ये राहत हमको तब मिलेगी जब यहां हो। आपको बता दें कि पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की जनता बेतहाशा बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। सवाल उठता है कि वहां ये परिस्थितियां क्यों हैं। इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गिर रहा है। $1 की कीमत 210 रुपए पाकिस्तानी रुपए है। नतीजा ये, पाकिस्तान के आयात का खर्च बढ़ गया है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन शून्य हो रहा है, खाली हो रहा है। पाकिस्तान IMF से कर्ज की गुहार लगा रहा है और इसके लिए पाकिस्तान को खर्च घटाना पड़ेगा, घाटे को कम करना होगा। और ऐसा करने के लिए पेट्रोकेमिकल्स यानी पेट्रोल उत्पाद और बिजली के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं ताकि थोड़ी खपत कंट्रोल में आए। वैसे पाकिस्तान राजनीतिक तौर पर अस्थिर देश है, सबको पता, और इसीलिए विदेशी निवेशक वहां आने से कतराते हैं, वहां निवेश करते नहीं। कम से कम हमारे देश में जिस तरह की परिस्थितियां, हालात हैं, इसमें आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इसको अगर हम समझें तो आपको लग सकता है कि यहां क्या और किस स्तर पे काम हो रहा है। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे रात को ठीक 8:55 पर। आइएगा, मिलेगा, दिन भर की अहम खबरों को मिलकर डिकोड करेंगे। तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।